हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एपिसोड 1 ऑफ स्टॉक मार्केट सीरीज़। तो इस सीरीज़ में हम कवर करेंगे स्टॉक मार्केट को बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। तो आज के इस एपिसोड में बेसिक बातें करेंगे बिकॉज एपिसोड 1 है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि स्टॉक मार्केट में अगर हम पैसा लगा रहे हैं तो डैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट। इतना हम सबको पता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना डैट इज़ अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो अब बात करते हैं सबसे पहले कि इन्वेस्टमेंट करते ही क्यों हैं हम किसी भी चीज़ में। एफडी हो गया या फिर म्यूचुअल फंड हो गया या फिर कोई और इंस्ट्रूमेंट हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, हम इन्वेस्टमेंट करते क्यों हैं? इसके 3 बड़े कारण होते हैं। पहला, टू फाइट इन्फ्लेशन, बिकॉज आप जानते हैं इन्फ्लेशन रेट 5% के आसपास रहती है, राइट। और उसको टैकल करने के लिए आपको कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करना ही पड़ता है, नहीं तो आपका जो पैसा अगर घर पे पड़ा है तो उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। बिकॉज आज जो मेरे घर 1 लाख पड़ा है उसका आने वाले टाइम में यानी 5 साल बाद 10 साल बाद वो 1 लाख अगर पड़ा रखूँगा मैं तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली कम होती जाएगी। बिकॉज आज जो वैल्यू है 1 लाख की वो 10 साल बाद 1 लाख की वो वैल्यू थोड़ी ना रहेगी, राइट। तो इसलिए टू फाइट इन्फ्लेशन हमें कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है। एफडी में अगर हम करेंगे तो लगभग बराबर ही रहता है, बिकॉज एफडी का रिटर्न भी इतना ही रहता है 5.9 या ऐसे कुछ 5.9, 6%, 6.5 ऐसा ही एफडी का रिटर्न रहता है, राइट। और आफ्टर टैक्स अगर हम करें तो ऑब्वियसली ये बराबर ही आ जाएगा लगभग इन्फ्लेशन के। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना पड़ता है टू फाइट इन्फ्लेशन। अगर एफडी जितना ही एफडी में करेंगे तो इन्फ्लेशन के बराबर रहेगा, यानी हम इन्फ्लेशन से बच जाएंगे, बट हमारे हाथ में कुछ खास रिटर्न नहीं आएगा। एंड अगर म्यूचुअल फंड वगैरह में करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आ जाएगा, अगर स्टॉक मार्केट में करेंगे तो और ज़्यादा आ सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। वो सारी बातें आगे करेंगे, ओके। तो पहला मोटिव ये रहता है हमारा टू फाइट इन्फ्लेशन। इसीलिए घर पे कोई पैसा रखना पसंद नहीं करता या फिर सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा रखना पसंद नहीं करता, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना सही रहता है, ओके। तो पहला ये मोटिव हो गया। दूसरा मोटिव हो गया टू क्रिएट वेल्थ, बिकॉज वेल्थ क्रिएशन ये भी ज़रूरी है। बिकॉज आने वाले टाइम में अगर हमें पैसा चाहिए, वेल्थ हमारी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तभी वेल्थ अच्छी होगी तो तभी हमारी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी रहेगी एंड ऑब्वियसली हम जो है फाइनेंशियली सिक्योर रहेंगे। नेक्स्ट इज़ टू मीट फाइनेंशियल एस्पिरेशन। अगर हमारा कोई गोल है या फिर कोई हमारा टारगेट है जिसे हमें अचीव करना है, कोई भी फाइनेंशियल एस्पिरेशन है हमारी लाइफ में, दैट इज़ ऑल्सो हम कवर कर सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग, राइट। तो ये 3 मेन मोटिव रहते हैं टू इन्वेस्ट, या फिर ये ज़रूरत रहती है टू इन्वेस्ट, ओके। तो हम ये समझ गए कि इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज टू फाइट इन्फ्लेशन, टू क्रिएट वेल्थ, या फिर अपना कोई फाइनेंशियल एस्पिरेशन है, कोई गोल है, उसको अचीव कर सकते हैं हम, ओके। तो इसीलिए हम इन्वेस्ट करते हैं। और करते हैं क्या, इसकी ज़रूरत है। बिकॉज आज के ज़माने में अगर आप रखेंगे पैसा सेविंग बैंक अकाउंट में या फिर अपने घर पे तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ होती जाएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन, ओके। तो इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है, ये हम समझ गए। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, ओके। क्या क्या ऑप्शंस हैं या फिर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हमारा जो टॉपिक है वो इक्विटी से रिलेटेड ही रहेगा, बिकॉज हम क्या सीख रहे हैं, स्टॉक मार्केट, ओके। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या क्या जगह आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। पहला एफडी में कर सकते हैं जिसका रिटर्न लगभग 6 to 7% रहेगा और इतना ही इन्फ्लेशन भी रहता है लगभग 5%। बट अगर आप एफडी के रिटर्न को 6% जो कि है उसको आफ्टर टैक्स करेंगे, अगर कोई 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है या फिर 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है तो ऑब्वियसली काफ़ी कम रिटर्न हो जाएगा एफडी का, ओके। तो फिर भी घर पे रखने से तो बेटर है, बिकॉज आप इन्फ्लेशन को तो कम से कम झेल पाएंगे, ओके। नेक्स्ट इज़ इक्विटी। इक्विटी मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसको इक्विटी शेयर्स भी कह सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स भी होते हैं। बट प्रेफरेंस शेयर्स की बात हम इसमें नहीं करेंगे ड्यू टू इट्स नेचर। प्रेफरेंस शेयर्स में क्या होता है, रिस्क काफ़ी कम रहता है एंड ऑल्सो उसका जो कंसेप्ट है वो टोटली डिफरेंट है, ओके। तो अगर आपको प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में जानना है तो आप आई बटन पे क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में हम मेनली इक्विटी की ही बात करेंगे, ओके। तो इक्विटी। नेक्स्ट हो गया रियल एस्टेट। रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीद ली, डेट इज़ ऑल्सो एन ऑप्शन। बट उसमें क्या होता है, प्रॉपर्टी की वैल्यू काफ़ी बढ़ जाती है इन लॉन्ग टर्म, बट शॉर्ट टर्म में अगर देखा जाए तो प्रॉपर्टी की वैल्यू कम भी हो सकती है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, ओके। कुछ भी हो सकता है, हमने फ्लैट ख़रीदा, कोई
कोई अच्छा व्यू वाला फ्लैट था और सामने किसी ने बिल्डिंग बना दी एक और बड़ी, ऑटोमेटिकली उस प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाएगी। सेम केस रहता है इक्विटी में भी, इसमें भी इक्विटी में भी कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया तो रिस्क रहता है, नेगेटिव रिटर्न्स आ सकते हैं। रियल एस्टेट में भी आ सकते हैं नेगेटिव रिटर्न्स, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बट एफडी में कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं आएंगे। ओके, वो अलग बात है, बैंक ने कुछ डिफ़ॉल्ट कर दिया, बट बहुत रेयर केस रहता है कि एफडी में हमारा पैसा कहीं डूब जाए, बट इसमें चांसेस रहते हैं डूबने के, इसमें भी चांसेस रहते हैं डूबने के। नेक्स्ट इज़ कमोडिटीज़ लाइक गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया या फिर कुछ और ले लिया, इसमें भी नेगेटिव रिटर्न आ सकते हैं इन शॉर्ट टर्म, बट इन लॉन्ग टर्म आप देखेंगे तो कमोडिटीज़ में अच्छे रिटर्न्स ही आते हैं। इन तीनों में अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो काफ़ी कम केसेस हैं जिसमें आपका रिटर्न नेगेटिव हो जाए। वो अलग बात है कि इक्विटी में कई सारी कंपनीज़ होती है, आपने गलत कंपनी में पैसा लगा दिया, वो कंपनी अच्छी नहीं थी, तो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस करना ज़रूरी है, वो जो हम आगे आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं कहाँ कहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई सारी चीज़ें हो सकती है, बट एग्जाम्पल लिया है बिकॉज हमने तो क्या यही देखना है। ओके, इन सब की बातें तो हमें करनी नहीं है, हमें सिर्फ इक्विटी में ध्यान देना है, बिकॉज हम क्या सीख रहे हैं, स्टॉक मार्केट को। तो इक्विटी की बात करेंगे तो इक्विटी मार्केट मतलब जो स्टॉक मार्केट होता है, इसमें क्या कर सकते हैं हम, बाय कर सकते हैं शेयर्स किसके, लिस्टेड कंपनी के। ओके, इक्विटी का मतलब एक पर्टिकुलर कंपनी जो कि लिस्टेड है। लिस्टेड का मतलब क्या होता है, एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है अभी आगे देखेंगे हम, तो उसकी कोई चिंता मत करना। सबसे पहले इतना ध्यान रखना है आपको कि बाइंग शेयर्स ऑफ पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़, उसके जो भी आप शेयर्स बाय करते हैं पब्लिकली लिस्टेड कंपनीज़ के, वो भी इक्विटी शेयर्स की बात कर रहा हूँ मैं, प्रेफरेंस शेयर्स की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसमें आपकी जो कैपिटल गारंटी है वो बिल्कुल भी नहीं रहती। अगर आपने 1 लाख रुपए किसी एक कंपनी में लगाया जो कि लिस्टेड कंपनी है, पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, उसमें आपने पैसा लगाया, तो आपका जो कैपिटल है जो 1 लाख है, ये 80,000 भी हो सकता है एक साल बाद, 50,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, इवन 1,000 भी हो सकता है इन रेयर केस। ओके, तो कैपिटल की आपकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को आपको लौटाना है वो पैसा, उसके ऊपर ये लायबिलिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करेगी, शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, तो ऑटोमेटिकली आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। कंपनी अगर बुरा परफॉर्म करेगी तो आपका रिटर्न्स डाउन चला जाएगा, शेयर जो आपने ख़रीदा है वो उसकी वैल्यू डाउन चली जाएगी एंड आपको नेगेटिव रिटर्न्स आने चालू हो जाएंगे। ओके, तो अभी बेसिक इतना समझ लीजिए कि आपको इक्विटी में इन्वेस्ट करना है, इसका मतलब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना आपको पता होना चाहिए। ओके, अभी के लिए। एंड कैपिटल गारंटी आपकी नहीं है बिल्कुल भी। अगर ऐसा नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए किसी कंपनी में लगाया है एंड वो कंपनी का शेयर प्राइस डाउन चला गया या फिर कंपनी ने बुरा परफॉर्म किया एंड आपके रिटर्न्स नेगेटिव चले गए, तो आप कंपनी पे केस वेस नहीं कर सकते कि मैंने कंपनी को 1 लाख रुपए दिया है। ओके, अगर आपका रिटर्न मतलब 1 लाख की जगह आपका कैपिटल 1,000 भी हो जाए, 1 लाख से सीधा 1,000, इतना बड़ा लॉस, देन ऑल्सो आप कंपनी पे केस वगैरह नहीं कर सकते कि मैंने इतना पैसा कंपनी को दिया था। ओके, तो दिस मीन्स कैपिटल की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, बट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अच्छा रिटर्न इन लॉन्ग टर्म, बिकॉज आप अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर है उसका रिटर्न देखें लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई भी कंपनी होगी अच्छी, जो डिसेंट कंपनी है, इतनी अच्छी भी नहीं कह रहा मैं, एक डिसेंट कंपनी जो प्रॉफिट बनाती है अपना और उसका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, उसका अगर आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देखेंगे तो आपको अच्छे खासे रिटर्न्स ही मिलेंगे, ऑब्वियसली मोर देन एफडी तो मिल ही जाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि एफडी पे हमने पैसा नहीं लगाया, रियल एस्टेट पे नहीं लगाया, कमोडिटीज़ में नहीं लगाया, इक्विटी में लगाया, तो हमारा बेनिफिट क्या है। बेनिफिट एक और टैक्स का भी है, वो क्या है कि आपको जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है LTCG, वो उसकी रेट है 10%। बिफोर 2018 तो एग्जाम्प्ट हुआ करता था, बट आफ्टर 2018 जो है वो ये 10% टैक्स लगता है। ओके, बट अगर आप एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड उस पर जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं आप, और वो आपकी जो इनकम है वो मोर देन 10 लाख है, आप 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, देन आपको वो जो इंटरेस्ट आप अर्न करेंगे उसका 30% टैक्स पे करना पड़ेगा इफ़ यू आर फॉलिंग इन 30% टैक्स ब्रैकेट। बट इन केस ऑफ इक्विटी अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में भी आते हैं, देन ऑल्सो आप जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करेंगे उस पर आपको
1 लाख तक एग्जेम्प्ट है, उसके बाद आपको ओनली 10% पे करना है जो भी आपको गेन हुआ है। ओके, तो डेट इज़ ऑल्सो अ डिफरेंस इन टैक्स, इसमें आपको 30% लग जाएगा। अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हैं तो 20% लग जाएगा। जो भी आप स्लैब रेट में आते हैं टैक्स रेट की, स्लैब रेट्स अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं। ओके, तो इक्विटी में अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अर्न करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, आपने एक कंपनी का शेयर खरीदा एंड आपने मोर देन 12 मंथ्स उसको होल्ड करके रखा, तो डेट इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। उसको आप अगर सेल करते हैं तो जो गेन आता है, यानी जो भी प्रॉफिट हुआ आपको, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 10% का। बट जो एफडी पे आप रिटर्न जो इंटरेस्ट मिलेगा आपको, उसमें अगर आप 20% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं या 30% टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, देन आपको पे करना पड़ेगा 30% या 20% एज द केस में भी। बट इन केस ऑफ इक्विटी 10%। ओके, तो दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिट ऑफ इक्विटी शेयर्स। एंड ऑल्सो ये पहले तो एग्जेम्प्ट हुआ करता था, बट अभी इसको टैक्सेबल कर दिया है 10%। ओके, बट दैट इज़ ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज कहाँ 30%, 20%, कहाँ 10%, राइट। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा है इक्विटी में इन्वेस्ट करने का। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्ट करें कैसे, राइट। तो इक्विटी का इन्वेस्ट करना मतलब एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जो है उसका शेयर्स खरीदना। तो स्टॉक मार्केट क्या चीज़ है, जैसे हम वेजिटेबल्स खरीदनी हो, हमें कोई भी वेजिटेबल खरीदनी है तो हम वेजिटेबल मार्केट में जाके वो वेजिटेबल खरीद लेंगे। ओके, बट अगर हमें स्टॉक खरीदना हो, स्टॉक शेयर्स सेम हम कह सकते हैं इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं। देयर इज़ लिटिल डिफरेंस, वो हम आगे देख लेंगे, या फिर आप आई बटन पे क्लिक कर देना, वहाँ भी आपको मिल जाएगा। ओके, तो जैसे वेजिटेबल्स खरीदनी है तो वेजिटेबल मार्केट में जाएंगे, वैसे ही स्टॉक खरीदना है तो स्टॉक मार्केट में जाएंगे। ओके, सिंपल। बट वेजिटेबल मार्केट में अगर हम जाते हैं तो हमें वेजिटेबल फिज़िकल फॉर्म में मिलती है, बट यहाँ स्टॉक हमें फिज़िकल फॉर्म में नहीं मिलता, हमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है। बिफोर 1996 फिज़िकल एक सर्टिफिकेट हुआ करता था जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट कहते थे, जिससे पता चलता था कि ये पर्टिकुलर पर्सन के पास शेयर्स है। बट आज के ज़माने में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। देयर इज़ नो फिज़िकल शेयर सर्टिफिकेट, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर्ड रहता है डीमैट अकाउंट में। आगे हम बात करेंगे इसकी कि क्या होता है डीमैट अकाउंट, कैसे शेयर्स को स्टोर किया जाता है डिजिटली, तो वो सारी बातें आगे करेंगे। बस इतना आपको समझना है अभी के लिए कि स्टॉक मार्केट से अगर हम कोई भी शेयर्स परचेज़ करते हैं देन हमें वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मिलता है, हमें फिज़िकली शेयर सर्टिफिकेट नहीं मिलते। ओके, अब स्टॉक मार्केट कितने तरह के हैं, बहुत सारे स्टॉक मार्केट हैं, बट रिकॉग्नाइज्ड जो है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। और आपने नाम भी इन दोनों के सुने होंगे आजकल में, बिकॉज मेनली यही सारा काम होता है, बाकी सारे है बट मेनली जो शेयर्स है लिस्टेड वो यहाँ पे ही हो, और ट्रेडिंग भी मैक्सिमम यहाँ पे ही होती है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दोनों रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। अब बात करते हैं जो वेजिटेबल्स होती है, आप किससे ख़रीदते हैं। वेजिटेबल मार्केट में जो वेंडर होता है उससे ख़रीदते हैं। डायरेक्टली एग्रीकल्चर फार्म या एग्रीकल्चरिस्ट जो होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनसे तो ख़रीदते नहीं है, राइट। खरीद सकते हैं बट जनरली बात कर रहा हूँ वेजिटेबल्स आप किससे ख़रीदेंगे, वेजिटेबल मार्केट में जो वेंडर बैठा होगा उससे। ओके, न कि सीधा फार्मर से। तो उसी तरह स्टॉक भी, आपको स्टॉक या शेयर्स जो है वो परचेज़ करने हैं अगर आपको स्टॉक मार्केट से, तो आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट पे जाके परचेज़ नहीं कर सकते। लाइक मैं अगर डायरेक्टली जाऊँ BSE या NSE और मैं कहूँ मेरे को स्टॉक चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ओके, अगर आपको स्टॉक्स ख़रीदने हैं या शेयर्स ख़रीदने हैं स्टॉक मार्केट से, देन आपको किसके थ्रू ख़रीदने होंगे, स्टॉक ब्रोकर। अब स्टॉक ब्रोकर क्या होता है ये भी हम आगे देखेंगे डिटेल में। अभी के लिए इतना समझना है आपको कि स्टॉक मार्केट से हम शेयर्स खरीद सकते हैं बट डायरेक्टली नहीं खरीद सकते, वो हमें किसी के थ्रू खरीदने होते हैं। वो थ्रू में कौन आता है, स्टॉक ब्रोकर। ओके, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हम खरीद सकते हैं शेयर्स, और वो हमें कैसे मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। नेक्स्ट अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन हैं, यानी कौन कौन स्टॉक मार्केट में पार्टिसिपेट करता है या फिर कौन कौन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। ओके, तो सबसे पहला अगर हम बात करें तो वो है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट, जो कि हम जैसे लोग हैं,
जो अपना पैसा लाख 2 लाख करोड़ 2 करोड़ लगाते हैं। ओके, तो ऐसे लोगों को कहा जाता है डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। ओके, वाई रिटेल आगे बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि आप या हम जैसे जो लोग हैं जो पैसा लगाते हैं, अपनी सेविंग्स लगाते हैं या फिर अपन जो कमाते हैं वो हर मंथ इन्वेस्ट करते हैं, दैट इज़ नोन एज डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट। नेक्स्ट इज़ अगर बात करें तो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो होते हैं, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया, ये सारे लोग भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट इज़ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लाइक बेस्ट एग्जांपल की बात करें तो वो हो गया अपना LIC वगैरह, राइट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, वो पब्लिक से पैसा लेते हैं, कहीं इन्वेस्ट ही करते हैं, राइट, तो वो क्या बल्क में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, उनकी जो कैपिटल होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वो इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा करते हैं इन स्टॉक मार्केट। तो दोज इंस्टीट्यूशंस आर नोन एज डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस। ओके, नेक्स्ट अगर बात करें तो डोमेस्टिक AMCs जो होती है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होती है, लाइक HDFC AMC हो गया, SBI म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर और भी कई सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज होती है जो क्या करती है, छोटे छोटे जो रिटेल पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनसे पैसा इकट्ठा करती है। जैसे आपने अगर म्यूचुअल फंड स्कीम कोई ली है, देन आपने उनको पैसा दिया होगा, एंड ऐसे ही आपकी तरह कई सारे लोगों ने पैसा दिया होगा, एंड वो पैसा इकट्ठा करके म्यूचुअल फंड जो कंपनीज़ है, एसेट मैनेजमेंट जो कंपनीज़ है, वो एक साथ बहुत ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करती है स्टॉक मार्केट में। ओके, तो डेट इज़ नोन एज डोमेस्टिक AMCs। जैसे डोमेस्टिक AMCs है वैसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी है, जो कि फ़ॉरेन की म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हो गई या फिर फ़ॉरेन की कुछ ऐसी कंपनीज़ जो पैसा लगाती है इंडियन स्टॉक मार्केट में, हेज फंड्स हो गए, या फिर और भी बहुत सारी फॉरेन एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ होती है, तो वो सारी आ गई FIIs में, यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में। ओके, तो दीज आर स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स। अब ये जो पार्टिसिपेंट्स है इनको रेगुलेट करने के लिए भी तो कोई चाहिए, राइट, तो इसको रेगुलेट करने के लिए कौन आएगा? SEBI, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ओके, तो सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डेवलपमेंट ऑफ स्टॉक एक्सचेंजेस, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका डेवलपमेंट हो, और प्रोटेक्ट करती है ये रिटेल पार्टिसिपेंट्स को इन सब से। ये जो बल्क में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साथ, तो ये क्या करते हैं? रिटेल पार्टिसिपेंट्स को खा जाते हैं। खा जाते हैं इन द सेंस ये बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सपोज़ कीजिए मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया 1 लाख, मैंने पूरी रिसर्च की कि हाँ रिलायंस काफ़ी अच्छी कंपनी है, इसके फंडामेंटल्स भी काफ़ी अच्छे हैं, प्रॉफिट भी दे रही है, एंड अचानक से ये जो कंपनीज़ है, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज़ जो है, इन्होंने अचानक से रिलायंस से अपना पैसा निकाल दिया। तो उस केस में क्या होगा ना, शेयर की वैल्यू गिर जाएगी। अब वो क्यों गिरती है, कैसे गिरती है, वो टेक्निकलिटीज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना समझ लीजिए कि पैसा अगर इन्होंने निकाल दिया एकदम से रिलायंस की इंडस्ट्रीज़ में से, तो वो जो शेयर की वैल्यू है वो गिर जाएगी, एंड रिटेल पार्टिसिपेंट्स को नुकसान हो जाएगा। ओके, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अनयूजुअल चीज़ें होती है, ये ना हो, बिज़नेस जो है वो फेयरली कंडक्ट हो, स्टॉक एक्सचेंजेस अपना अपना काम ढंग से करे, स्टॉक ब्रोकर्स अपना काम ढंग से करे, फेयरली करे, पार्टिसिपेंट्स जो है वो अनफेयर प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हो, और भी कई सारी चीज़ें होती है। लाइक ये जो लार्ज इन्वेस्टर्स हैं, ये एक साथ अपना पैसा विड्रॉ करके या फिर बहुत ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व करके मैनिपुलेट नहीं करे मार्केट्स को, तो डेट इज़ ऑल्सो SEBI जो है वो ध्यान रखती है, रेगुलेट करती है। ओके, तो ये है SEBI का काम, यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के ऑब्जेक्टिव्स हैं ये कुछ। ओके, तो ये बेसिक सी बातें हैं, इसमें इतना ज़्यादा खास नहीं है SEBI वगैरह। नेक्स्ट अगर बात करें तो मोटिव जो होता है इन सब का यही होता है, प्रॉफिट, राइट। तो प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ही ये कुछ गड़बड़ ना कर दें या फिर अनफेयर प्रैक्टिसेस नहीं करें, कुछ भी गड़बड़ नहीं करें, तो उसका ध्यान रखने के लिए SEBI है जो कि है रेगुलेटर। ओके, तो इतना क्लियर है अभी तक। नेक्स्ट अगर बात करें, जैसे ही आपने एक पर्टिकुलर स्टॉक लिया, किसके थ्रू लेंगे? ब्रोकर के थ्रू लेंगे, ये तो क्लियर है, राइट। डायरेक्ट नहीं ले सकते स्टॉक एक्सचेंज से, तो किसी ब्रोकर के थ्रू आपने क्या किया? एक स्टॉक लिया।
एंड वो स्टॉक सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आएगा, जैसा कि मैंने पहले कहा था इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, राइट। डीमैट अकाउंट की अगर मैं बताऊं डिटेल में थोड़ा और, तो पहले जो शेयर्स थे वो मटेरियलाइज्ड थे, यानी मटेरियल यानी फिज़िकल, ओके, फिज़िकल फॉर्म में होते थे, शेयर सर्टिफिकेट होते थे। बट अब वो नहीं होते। पहले जो सर्टिफिकेट या फिर फिज़िकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स जो होते थे उसको कन्वर्ट कर दिया गया था आफ्टर 1996 इनटू डीमैट। डीमैट यानी डीमैटेरियलाइज्ड, यानी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हम कह सकते हैं, ओके। मटेरियलाइज्ड थे, उसके बाद डीमैटेरियलाइज्ड हो गए, यानी शॉर्ट में अगर कहें तो डीमैट अकाउंट, ओके। तो वो जो स्टॉक आप लेंगे वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में जाएगा, यानी डिजिटली स्टोर होगा, ओके। बट ये डायरेक्टली तो होगा नहीं, इसके बीच में कई सारे इंटरमीडिएरीज होंगे। जैसा कि पहले मैंने कहा था स्टॉक ब्रोकर होगा, उसके थ्रू आप खरीद सकते हैं शेयर को या फिर बेच सकते हैं। स्टॉक ब्रोकर के अलावा भी और भी कई सारे इंटरमीडिएरीज होते हैं, कई सारे चीज़ें होती है, कई सारे प्रोसेसेस होते हैं। ऐसे ही शेयर खरीद के आपके डीमैट अकाउंट में नहीं आता, बीच में कई सारे प्रोसेस होते हैं, ओके। तो वो प्रोसेस एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला और मेन जो है वो है स्टॉक ब्रोकर इंटरमीडिएरी है, राइट। तो स्टॉक ब्रोकर की सबसे पहले बात करते हैं, उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें करेंगे। सबसे पहले स्टॉक ब्रोकर जो है वो एक ट्रेडिंग मेंबर होता है विद द स्टॉक एक्सचेंज, जिसके पास स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस होता है, जो वर्क करता है सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। एंड ये होता है गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंजेस, ओके। स्टॉक एक्सचेंज में से अगर आपको शेयर खरीदना है तो आपको किसके थ्रू खरीदना होगा? स्टॉक ब्रोकर के थ्रू, ओके। स्टॉक ब्रोकर कई सारे होते हैं, ज़ीरोधा हो गया, शेर खान हो गया, आपने ये नाम भी सुने होंगे, मोतीलाल ओसवाल, और बैंक्स भी प्रोवाइड करती है शेयर ब्रोकिंग सर्विसेज, ओके, स्टॉक ब्रोकर्स जो होते हैं। तो स्टॉक ब्रोकर क्लियर है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करें स्टॉक ब्रोकर जो है उसके यहाँ अगर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि कौन सा ब्रोकर हमें चूज़ करना है, कौन सा ब्रोकर सही है, कौन से ब्रोकर के पास हमें अकाउंट खुलवाना चाहिए। तो ये सारी बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, बिकॉज कमीशंस वगैरह जो ब्रोकरेजेस वगैरह होता है ये अभी आपको समझ में नहीं आएगी, ओके। तो अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। इसमें कई सारी चीज़ें हो सकती है, लाइक पहले के ज़माने में क्या होता था, हम चेक करते थे कि पास में हमारे कौन सा ब्रोकर है, उसके यहाँ खुलवा देते थे ताकि बार बार आना जाना ना पड़े। बट आज के ज़माने में डिस्काउंट ब्रोकिंग का ज़माना है, तो उस केस में क्या होता है, आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसके यहाँ जाने की, आपका सारा काम एप्लीकेशन से ही हो जाता है। आप खुद ही खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, कॉल वगैरह करने की भी ज़रूरत नहीं है, या फिर उनके पास जाके ऑर्डर प्लेस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ओके। तो ये सारी बातें, कौन सा स्टॉक ब्रोकर सही है, कौन सा गलत है, कौन से में कमीशन अच्छा है, कौन से में ब्रोकरेज कम है, ये सारी बातें अभी नहीं करते हैं, बिकॉज अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आ गया कि स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, राइट। स्टॉक ब्रोकर एक ट्रेडिंग मेंबर होता है विद द स्टॉक एक्सचेंज, जिसके पास स्टॉक ब्रोकिंग लाइसेंस होता है, वो सेबी गाइडलाइंस को फॉलो करता है, एंड गेटवे टू स्टॉक एक्सचेंज होता है, ओके। और स्टॉक ब्रोकर के पास जाके आप क्या खुलवाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट इज़ अ डिफरेंट थिंग, ओके। ये भी आगे बताऊंगा मैं पूरा डिटेल में, बट अभी के लिए इतना समझ लो, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता है, डीमैट अकाउंट अलग होता है। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए होता है? ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए इन द मार्केट। मार्केट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करना मतलब बाय करना या सेल करना शेयर्स को, कोई भी कंपनी का शेयर खरीदना या बेचना। कैसे करेंगे आप? ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रेडिंग अकाउंट कौन खोल के देगा? स्टॉक ब्रोकर, ओके। बिकॉज मैंने क्या कहा था, डायरेक्टली आप नहीं खरीद सकते स्टॉक एक्सचेंज में जाके, आप NSE में जाके ये नहीं कह सकते मेरे को रिलायंस का शेयर चाहिए, ओके। कोई ना कोई इंटरमीडिएरी होता है, तो वो कौन है? स्टॉक ब्रोकर। तो स्टॉक ब्रोकर के पास जाके आप ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे, उससे आप क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इन द मार्केट। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का मतलब बाय करना शेयर को या सेल करना शेयर को। अब वो आप कैसे कर सकते हैं? उस पर्टिकुलर ब्रोकर के ऑफिस में जाके भी कर सकते हैं, अगर वो फुल सर्विस ब्रोकर है। फुल सर्विस ब्रोकर क्या होता है, डिस्काउंट ब्रोकर क्या होता है, ये अगर आपको नहीं पता तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वरना आगे तो मैं बता। अब बाय करना या सेल करना ये आप कैसे कर सकते हैं? यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं इन द मार्केट, ओके। बट वो कैसे कर सकते हैं? या तो आप उस ब्रोकर के जो ऑफिस है वहाँ जाके उसके एग्जीक्यूटिव से बात करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बाय का, सेल का, या फिर
फ़ोन कर सकते हैं उसको, कॉल पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं बाय का, सेल का, या फिर जो आज के टाइम में हो रहा है वो है एप्लीकेशन से आप खुद ही बाय या सेल कर सकते हैं शेयर्स को। ओके, तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये वाली तो बहुत पहले हुआ करती थी कि हमें ऑफिस में जाना पड़ता था ब्रोकर के एंड ऑर्डर प्लेस करना पड़ता था, बाय करना था, सेल करना था, उसके ऑफिस में जाके करना पड़ता था। ओके, ये भी चीज़ अब काफ़ी पुरानी हो चुकी है, क्योंकि अब कॉल वॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, सीधा एप्लीकेशन में जाके आप अपना जिस भी कंपनी का शेयर परचेज़ करना है आप कर सकते हैं। ओके, जो भी ट्रांजैक्शंस आपको प्लेस करना है, जो भी ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, आप एप्लीकेशन पे ही कर सकते हैं। हर ब्रोकर की लगभग आज के ज़माने में एप्लीकेशन होती है। ओके, इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, ये तो हो गया पहला इंटरमीडियरी, वो हो गया स्टॉक ब्रोकर। नेक्स्ट इज़ डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या होता है ये डिटेल में समझते हैं। सी, जो शेयर्स होता है वो रिप्रेजेंट करता है पार्ट ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। ओके, आपने अगर रिलायंस का एक शेयर ख़रीदा है 2000 रुपये का, तो वो 2000 रुपये तक का जो रिलायंस का टोटल मार्केट कैप है और जितना आपका शेयर है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे यानी परसेंट निकालेंगे तो उतना परसेंट का आप ओनर हैं। ओके, रिलायंस के, यानी 2000 रुपये तक का आप ओनर है रिलायंस के। सपोज़ कीजिए आपने कोई भी छोटी मोटी कंपनी के परचेज़ कर रखे हैं 10% शेयर्स। ओके, यानी टोटल जो भी मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसकी, यानी जितने भी शेयर्स हैं उसके और जितनी भी रेट चल रही है अभी शेयर्स की प्राइस चल रही है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ़ शेयर्स से, देन जो अमाउंट आएगा वो है मार्केट कैप। तो उसका अगर 10% शेयर्स भी अगर आपने परचेज़ कर रखे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जितने भी है उसके 10% अगर आपने परचेज़ कर रखे हैं, इट मीन्स आप 10% के ओनर हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में। ओके, तो शेयर्स रिप्रेजेंट पार्ट ओनरशिप इन अ कंपनी। ओके, इसीलिए तो इसमें कैपिटल की कोई गारंटी नहीं होती, बिकॉज कंपनी डूबी तो भी आपका नुकसान, कंपनी फ़ायदे में तो भी आपका फ़ायदा। कैपिटल की कोई गारंटी नहीं है, जो कंपनी है वो फ्री है। ओके, कंपनी पे कोई भी लायबिलिटी नहीं है आपकी कैपिटल लौट आने की। तो शेयर रिप्रेजेंट पार्ट ओनरशिप इन अ कंपनी, जितने भी आपने शेयर्स खरीद रखे हैं उस पर्टिकुलर अमाउंट का आप ओनर हैं उस पर्टिकुलर कंपनी में। ओके, पार्ट ओनर। अब ये ओनरशिप एस्टेब्लिश कैसे होती है, यानी क्या प्रूफ है? शेयर सर्टिफिकेट, जो कि पहले हुआ करता था 1996 के पहले, बट आफ्टर 1996 शेयर सर्टिफिकेट जो है वो कन्वर्ट हो गए डिजिटल फॉर्म में, जिसका मैंने अभी बताया था आपको डीमैटेरियलाइजेशन, जिसको हम डीमैट भी कहते हैं। डीमैट का मतलब होता है सिंपल, स्टोर करना शेयर्स को डिजिटली इन द डीमैट अकाउंट। सिंपल, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि शेयर सर्टिफिकेट अब आज के ज़माने में नहीं होते, अब सारी चीज़ें डिजिटली स्टोर की जाती है, तो उसको डीमैट कहा जाता है। पहले वो मैटेरियलाइज्ड थी, यानी मटेरियल फिजिकल फॉर्म में था, इसीलिए उसको शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। अब उसको डीमैटेरियलाइज्ड कर दिया है, इसका मतलब उसको स्टोर करेंगे हम डिजिटली। ओके, तो डिजिटली वो कहाँ स्टोर होगा? डीमैट अकाउंट में। तो फ़र्क समझ में आया डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट किस लिए था? ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करने के लिए, परचेज़ करना, सेल करना, परचेज़ करना, सेल करना। डीमैट अकाउंट जैसे ही आपने परचेज़ किया, ट्रेडिंग अकाउंट का काम ख़त्म, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, उसके बाद वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में आएगा। और वो सर्विस प्रोवाइड कौन करेगा डीमैट अकाउंट की? डिपॉजिटरी। अब डिपॉजिटरी की बात करें तो इंडिया में दो ही है डिपॉजिटरी जो ऑफ़र करती है डीमैट अकाउंट सर्विसेज। पहली नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड, जिसको NSDL भी कहते हैं। दूसरी सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज, जिसको CDSL भी कहते हैं। ओके, तो ये जो डिपॉजिटरी है ये दो ही है ये जो ऑफ़र करती है डीमैट अकाउंट सर्विसेज। बट जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज में आप डायरेक्ट जाके शेयर्स परचेज़ नहीं कर सकते, आपको ज़रूरत पड़ती है स्टॉक ब्रोकर की, उसी तरह आप डीमैट अकाउंट की सर्विसेज डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास जाके नहीं ले सकते, आपको ज़रूरत पड़ती है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट की। ओके, इसके थ्रू आप डिपॉजिटरी की जो सर्विसेज है, डीमैट अकाउंट की सर्विसेज है, वो ले सकते हैं। ओके, तो इतना क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करते हैं आगे, जो टॉपिक आएगा वो है क्लियरिंग। ओके, बिकॉज ये होता तो बैक एंड में है, बट फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इसकी भी।
तो जो नेशनल सिक्योरिटीज़ क्लियरिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड है एंड इंडियन क्लियरिंग कॉरपोरेशन जो है, ये दोनों ही सब्सिडरी है किसकी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की NSE की, एंड ये है सब्सिडरी किसकी, BSE की। ये दोनों ही, इसका काम क्या होता है, आइडेंटिफाई करना बायर एंड सेलर को एंड मैच करना डेबिट एंड क्रेडिट प्रोसेस। ओके, ये कैसे होता है, जैसे ही आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन किया, आपने कोई शेयर सेल किया, तो आपने जब सेल किया शेयर, तो वो कोई ना कोई आगे परचेज करने वाला होगा, तभी आपने सेल किया। ओके, तो ये जो दो क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस है, ये क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है बायर्स को एंड सेलर्स को एंड मैच करती है डेबिट क्रेडिट प्रोसेस। ओके, एक के अकाउंट में डेबिट हो गया, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ऐसे अगर आपने शेयर सेल किया है, देन एक के अकाउंट में डेबिट होगा, दूसरे के अकाउंट में क्रेडिट होगा, यानी आपने परचेज़ किया है तो कोई सेल करने वाला भी तो होगा ना, राइट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। और ये ऑल्सो इंश्योर करते हैं कि कोई भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं हो कोई भी पार्टी के द्वारा, यानी जो बायर है वो भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करे, जो सेलर है वो भी कोई डिफ़ॉल्ट नहीं करे। जिसने भी शेयर बेचे हैं वो पैसे देगा, जिसने भी शेयर बेचे हैं उसके अकाउंट से शेयर निकलेगा और वो दूसरे जिसने बायर किया है उसके अकाउंट में चला जाएगा वो शेयर। तो ये सारी चीज़ें जो है डेबिट क्रेडिट प्रोसेस को मैच करना, आइडेंटिफाई करना बायर को, सेलर को, इंश्योर करना कि कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं हो बाय ईदर पार्टी, तो डेट इज़ डन बाय NSCCL एंड ICCL। ओके, ये दोनों ही क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस हैं। तो ये हमारा इतना क्लियर हो गया। ये सारी हमारी इंटरमीडियरीज थी, जो मैंने कहा था ना, आप अगर शेयर खरीदते हैं तो वो सीधा आपके डीमैट अकाउंट में जाता है, तो उसके बीच में ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, पहला स्टॉक ब्रोकर था, दूसरा डिपॉजिटरी, राइट, NSDL और CDSL। ये जो डिपॉजिटरी है ये प्रोवाइड करती है डीमैट अकाउंट सर्विसेज, बट आप डायरेक्टली डिपॉजिटरी से सर्विसेज नहीं ले सकते, आपको चाहिए होगा किसके थ्रू, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू। ओके, और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशंस। तो ये सब थी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ओके, ये जो ट्रांजैक्शन हुए आपके, इसके बीच में ये इंटरमीडियरीज होती है जो स्मूथ ट्रांजैक्शंस होते हैं जिसकी वजह से। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा मेन टॉपिक। अब थोड़ा सा और ज़्यादा टेक्निकल आने वाला है, तो अब थोड़ा नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो स्टॉक मार्केट में दो तरह के होते हैं चीज़, पहली प्राइमरी मार्केट, दूसरी सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट को इनिशियल पब्लिक ऑफर भी कह सकते हैं, ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं हम, IPO एंड प्राइमरी मार्केट। इस पर्टिकुलर चीज़ में क्या होता है, कंसेप्ट में कंपनी जो होती है वो पब्लिक को ऑफ़र देती है कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए, बिकॉज जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या जो भी स्टॉक एक्सचेंज है, BSE, NSE, इसमें जो भी कंपनीज लिस्टेड है, ये कभी ना कभी इन्होंने IPO लाया है। ओके, डायरेक्टली कोई भी कंपनी यहाँ नहीं गई है, कभी ना कभी इनका इनिशियल पब्लिक ऑफ़र आया होगा, कभी ना कभी कंपनी ने पब्लिक को कहा होगा कि आप हमारी कंपनी के शेयर खरीदिए। ओके, तो इस चीज़ को कहा जाता है ऑफ़र। इनिशियल ऑफ़र मतलब स्टार्टिंग में, यानी शुरुआत में जब कंपनी लिस्टेड होने जा रही थी, उसको कहा जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, जिसको प्राइमरी मार्केट भी कहते हैं। तो कंपनी पब्लिक को क्या कहती है कि आप हमारे शेयर्स खरीदिए, बदले में पब्लिक जो है वो पैसा देती है एंड कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को देती है। तो पब्लिक के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाते हैं एंड पब्लिक का पैसा कंपनी के पास आ जाता है। ओके, तो दिस इज़ नोन एज प्राइमरी मार्केट। अब बात करते हैं कि कंपनी जो है वो IPO लाती क्यों है, यानी पब्लिक को क्यों कहती है कि आप हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज़ कीजिए एंड हम आपको शेयर्स अलॉट करेंगे। ओके, यानी ये चीज़ें क्यों होती है, पब्लिक से पैसा क्यों लेना, अपने पैसे से क्यों नहीं बिज़नेस करना। ओके, तो इसकी मेन रीज़न जो होती है वो होता है, पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो बड़े बड़े प्लांट्स कंपनी को लगवाने होते हैं या फिर बड़े बड़े मशीनरीज़ परचेज़ करनी होती है, एक बड़ा सेटअप खोलना है कंपनी को, जिसके लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट है।
तो उस केस में कंपनी इतना पैसा खुद से नहीं रेज़ कर, मतलब खुद का पैसा इतना नहीं लगा सकती, तो इसीलिए वो पब्लिक के पास जाती है एंड पब्लिक को ऑफ़र करती है शेयर्स, जिससे शेयर्स जो है वो उनके अकाउंट में चले जाते हैं, डीमैट अकाउंट में, एंड पैसा जो है पब्लिक का वो उनके पास आ जाता है और वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिससे कंपनी ग्रो करती है। कंपनी ग्रो करती है तो कंपनी का शेयर भी ग्रो करता है, कंपनी का शेयर्स ग्रो करते हैं तो पब्लिक का पैसा भी अच्छा खासा रिटर्न बनता है। ओके, तो डेट इज़ द मेन रीज़न ऑफ IPO, कैपिटल एक्सपेंडिचर। और भी रीजंस है लाइक अवॉइड डेट को अवॉइड करना, यानी अगर कंपनी किसी से लोन ले लेती, बैंक से लोन ले लेती, तो बैंक को इंटरेस्ट देना ही पड़ता। बट पब्लिक से अगर पैसा लिया है एज अ इनिशियल पब्लिक ऑफर, शेयर्स अलॉट किए हैं कंपनी ने पब्लिक को, तो इसका मतलब है कि पब्लिक जो भी है वो जिसने भी परचेज़ किया है वो पार्टली ओनर है उस पर्टिकुलर कंपनी का। जितने भी उसने शेयर्स खरीदे हैं उसका पार्ट ओनरशिप है उसके पास। ओके, यानी कंपनी को अगर नुकसान भी हो जाए, कंपनी अगर पैसा नहीं पे कर पाए, देन ऑल्सो कंपनी को ज़रूरी नहीं है पे करना। ओके, बिकॉज वो जो है वो खुद ओनर है, लॉस हुआ तो भी उनका, प्रॉफिट हुआ तो भी उनका। बट इन केस ऑफ बैंक्स क्या होगा, अगर बैंक से हम लोन लेंगे तो हमारा अगर प्रॉफिट नहीं हुआ देन ऑल्सो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बट इक्विटी के केस में ऐसा नहीं होगा, अगर लॉस भी हुआ तो इन लोगों को हमें पे नहीं करना है, प्रॉफिट हुआ तो भी ज़रूरी नहीं है पे करना। ओके, वो डिविडेंड की बातें करेंगे तो उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखना है कि कंपनी की मर्ज़ी है, कंपनी पे करे या ना करे डिविडेंड। हाँ, वो हो सकता है कंपनी का शेयर बढ़ गया, शेयर प्राइस इंक्रीज़ हो गई, वो सेकेंडरी मार्केट की बात आएगी, वो आगे देखेंगे। बट अभी के लिए आपको इतना क्लियर रखना है, कंपनी जब ऑफ़र करती है पब्लिक को अपने शेयर्स, डेट इज़ नोन एज इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। ओके, नेक्स्ट इज़ टू अवॉइड डेट, बिकॉज डेट लेंगे तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, कंपनी का बिज़नेस अच्छा नहीं चल रहा तो भी पे करना पड़ेगा, एंड ऑल्सो कैपिटल जो है वो भी आपको रीपे करनी पड़ेगी। बट इन केस ऑफ इक्विटी कैपिटल गारंटी नहीं होती, कैपिटल अगर पूरी तरह ख़त्म भी हो जाए देन ऑल्सो हमें कुछ लायबिलिटी नहीं है, बिकॉज हम ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, राइट, ओनरशिप दे रहे हैं हम पब्लिक को एट लार्ज। नेक्स्ट इज़ टू स्प्रेड रिस्क, जैसा कि मैंने कहा स्प्रेड कर दिया हमने रिस्क को, एक एक पर्टिकुलर पर्सन जो थोड़ा थोड़ा अमाउंट जिसने शेयर्स परचेज़ किए होंगे कंपनी के, वो थोड़ा थोड़ा ओनर है, तो ओनर है तो रिस्क भी उसी का है। ओके, तो इसलिए हमने रिस्क जो है वो स्प्रेड कर दिया। नेक्स्ट इज़ एग्ज़िट फॉर अर्ली इन्वेस्टर। अर्ली इन्वेस्टर्स एग्ज़िट कर सकते हैं आफ्टर इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। जैसे इनिशियल पब्लिक ऑफ़र यानी प्राइमरी मार्केट ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट आएगा, यानी इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जैसे ही हुआ कंपनी लिस्ट हो जाएगी स्टॉक एक्सचेंज पे। स्टॉक एक्सचेंज पे जैसे ही लिस्ट हो गई यानी सेकेंडरी मार्केट में एंटर हो गई, देन जो भी अपने अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो एग्ज़िट कर सकते हैं, यानी शेयर्स मार्केट में बेच सकते हैं एंड एग्ज़िट हो सकते हैं। ओके, ईजीली। अब बात करते हैं, जब भी कंपनी को IPO लाना होता है तो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता। सबसे पहले उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है मर्चेंट बैंकर को। मर्चेंट बैंकर को हम बुक रनिंग लीड मैनेजर्स भी कह सकते हैं या फिर लीड मैनेजर्स भी कह सकते हैं, जो चेक करता है सारे कंप्लायंसेस की कंपनी ने सही सारे कंप्लायंस किए हैं या नहीं किए हैं, सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी की है या नहीं की है, लिस्टिंग से लेकर जो सेबी की रिक्वायरमेंट्स है वो, एंड फिर अप्लाई करना पड़ता है सेबी में, यानी सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया विद रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट। सेबी को बताना पड़ता है कि हमें क्यों लिस्ट कराना है अपनी कंपनीज़ को, एंड हम क्यों इनिशियल पब्लिक ऑफ़र ला रहे हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, एंड कंपनी की क्या फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या प्रॉफिट प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है। वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो होती है, वो सारी कंप्लायंसेस जो होते हैं वो कौन चेक करता है? मर्चेंट बैंकर। फिर सेबी चेक करता है, अगर सेबी ने अप्रूवल दिया देन आगे का प्रोसेस होता है, अगर नहीं दिया तो नहीं होता है आगे, फिर आगे प्रोसेस बढ़ता ही नहीं है। बट अगर अप्रूवल दे दिया सेबी ने, देन फिर क्या करना पड़ेगा? ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, यानी जिसको DRHP भी कहा जाता है। ये एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है जो सर्कुलेट करना पड़ता है पब्लिक में। ये आपने न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा, और भी कई सारी जो एडवर्टाइजमेंट्स है वहाँ पे आपने चेक किया होगा। जब भी कंपनी IPO लाती है तो ये एक तरह का एडवर्टाइजमेंट होता है, या मार्केटिंग हम कह सकते हैं कि कंपनी अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है कि आप हमारी कंपनी में IPO को अप्लाई करें। ओके, इनिशियल पब्लिक ऑफ़र में
आप अप्लाई करें एंड हमारे कंपनी के शेयर्स परचेज करें। ओके, तो जो DRHP होता है इसमें कई सारी इंफॉर्मेशंस होती है, लाइक एस्टिमेटेड साइज ऑफ IPO, एस्टिमेटेड नंबर ऑफ शेयर्स कितने आप इशू कर रहे हैं, कंपनी पब्लिक में क्यों जाना चाह रही है, पब्लिक से पैसा क्यों लेना चाह रही है, कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करेगी कंपनी, जहाँ मतलब जो पैसा आएगा पब्लिक से वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज़ करेगी, रिस्क क्या है बिजनेसेस में, मैनेजमेंट की डिटेल्स, उनके बैकग्राउंड, मैनेजमेंट के डिस्कशंस, कंप्लीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है कंपनी के, वो ये सारी बातें दे रखी होती है ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस में। ओके, नेक्स्ट फिर जो है वो एक जो एडवर्टाइजमेंट होता है उसमें प्राइस बैंड भी होता है। अगर आपने देखा होगा कई सारे जो IPOs आते हैं उसमें उसकी जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें प्राइस बैंड होता है, लाइक 1000 से 1050 या फिर और भी कोई कई बैंड्स हो सकते हैं एज़ पर द प्राइस। ओके, तो अब क्या होता है ना, ये जो प्राइस है 1000 से 1050, एक एग्जांपल लिया है, तो इसमें पब्लिक अप्लाई करते टाइम चूज़ कर सकती है प्राइस 1010, 1020, 1030, ऐसे कंपनी के ऊपर होता है वो कंपनी के ऊपर प्राइस बैंड फिक्स करना होता है एंड पब्लिक के ऊपर होता है कि उससे कितनी प्राइस पे अप्लाई करना है IPO में। ओके, तो उससे क्या होगा ना, जब लिस्ट होगी कंपनी, मतलब जैसे ही अप्लाई होते जाएंगे तो एक इससे क्या होगा, पब्लिक जैसे ही अप्लाई करेगी 1010, 1020, तो इससे जब पूरी की पूरी पब्लिक जब अप्लाई करेगी तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक इफेक्टिव प्राइस जो है वो निकाल सकते हैं, राइट। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कहा जाता है बुक बिल्डिंग, बट इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है हमें, इतना आपको पता होना चाहिए। एक प्राइस बैंड होता है, हम जब भी अप्लाई करते हैं तो हम प्राइस डिसाइड कर सकते हैं, यानी हमें कितने पे परचेज़ करना है वो शेयर। ओके, तो हम अप्लाई करते टाइम वो प्राइस डाल सकते हैं उस पर्टिकुलर कॉलम में। नेक्स्ट इज जैसे ही IPO क्लोजर हो जाता है उसके बाद क्या होता है, आप ये जो 1000 है 1050 है इसके बीच की एक पर्टिकुलर इफेक्टिव प्राइस जो है वो आ जाती है। क्लोजर के बाद फिर लिस्टिंग डे, सीधा लिस्टिंग डे पे प्राइस जो है वो डिसाइड हो जाएगी बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑन दैट डे, एंड ऑल्सो जो स्टॉक है वो लिस्ट हो जाएगा एट अ प्रीमियम। अगर डिमांड ज़्यादा है सप्लाई कम है देन प्रीमियम पे लिस्ट हो जाएगा। दोनों ही न्यूट्रल है, यानी डिमांड भी उतनी ही सप्लाई भी उतनी ही, देन उस केस में न्यूट्रल तो फिर पार पे हो जाएगा। ऐसा बहुत कम केस में होता है, ज़्यादातर IPOs आप देखेंगे तो प्रीमियम पे ही लिस्ट होते हैं। ओके, एंड डिस्काउंट पे भी लिस्ट हो सकता है अगर डिमांड बहुत कम है, जैसे कि आपने देखा होगा कल्याण ज्वेलर्स वगैरह और भी कई सारे अभी जो लॉकडाउन में जो शेयर्स के IPOs आए थे तो उस केस में काफ़ी डिस्काउंट पे भी लिस्ट हुए थे, एंड प्रीमियम पे जनरली ज़्यादा लिस्ट होते हैं IPOs। ओके, तो ये था पूरा प्रोसेस इनिशियल पब्लिक ऑफ़र का। अब बात करते हैं सेकेंडरी मार्केट, यानी आफ्टर प्राइमरी मार्केट, यानी आफ्टर IPO इनिशियल पब्लिक ऑफ़र जैसे ही हो गया, शेयर लिस्ट हो गया स्टॉक एक्सचेंज में, उसके बाद सेकेंडरी मार्केट चालू हो जाता है। सेकेंडरी मार्केट में फिर जैसे ही स्टॉक लिस्ट हो जाता है एंड डेब्यूट कर देता है अपना स्टॉक एक्सचेंज में, तो स्टॉक फिर स्टार्ट हो जाता है ट्रेड पब्लिकली, यानी पब्लिक फिर खरीद बेच सकती है उसको इन सेकेंडरी मार्केट। ओके, फिर पब्लिक चाहे तो आपस में बाइंग एंड सेलिंग करती रहे, या फिर कंपनी का कोई इन्वेस्टर है अर्ली वो मार्केट में आके अपने शेयर्स सेल कर दे, या फिर पब्लिक जो है आपस में शेयर्स बाय सेल कर सकती है, तो दैट इज़ नोन एज सेकेंडरी मार्केट। तो इस एपिसोड को एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में हम और डिटेल में सीखेंगे कैसे स्टॉक मार्केट मूव करता है, कैसे स्टॉक मार्केट में ट्रेड किया जाता है, क्यों ट्रेड किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सारी बातें करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, तो इस एपिसोड में हमने बेसिकली क्या क्या सीख लिया। सबसे पहला हमने सीखा था हमें इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, दूसरा हमने सीखा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तीसरा हमने सीखा स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या होता है। स्टॉक मार्केट पूरा डिटेल में नहीं सीखा है, अभी भी बेसिक सीखा है। एंड स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट कौन कौन होते हैं, एंड अगर हम शेयर परचेज़ करते हैं तो बीच में क्या क्या फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होती है, लाइक स्टॉक ब्रोकर क्या होता है, एंड डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, NSDL क्या होता है, CDSL क्या होता है, NSCCL क्या होता है, ICCL क्या होता है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, IPO क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, प्राइमरी मार्केट क्या होता है, IPO का प्रोसेस क्या होता है, ये सारी बातें हमने कर ली इस एपिसोड में। ओके,
तो नेक्स्ट एपिसोड में और डिटेल में देखेंगे।